आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। खबर दिन भर के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आज एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। 11 राज्य के यात्रियों को मिलेगा फायदा। पीएम मोदी ने की आज मन की बात। बोले चंद्रयान 3 के बाद G20 ने हर भारतीय की खुशी दोगुनी की। भारतीय खिलाड़ियों के साथ चीन का भेदभाव। एशियन गेम्स में नहीं दी एंट्री। किरण रिजिजू ने जाहिर की नाराजगी। बसपा सांसद दानिश अली पर भी गिर सकती है गाज। पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का लगा आरोप। और ज्योतिषी की सलाह पर बनाया गया नया संसद भवन। सामना में संजय राउत का तंज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इन 9 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात के साथ ही देश के 11 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। इन सभी ट्रेनों को अलग अलग रूट्स पर चलाया जाएगा। नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन से पुरी, मदुरै और तिरुपति जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात से होकर गुजरेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन जल्द ही देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। वंदे भारत ट्रेन का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन से लोगों का कीमती समय बचाने की कोशिश की जा रही है। देश में आज आत्मविश्वास का माहौल है। हर स्टेक होल्डर में तालमेल रहे, इसके लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है। देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो, हमारे एक्सपोर्ट्स की लागत कम से कम हो, इसके लिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। देश में ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम दूसरे को सपोर्ट करे, इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इन और पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो शो मन की बात के 105वें एपिसोड को संबोधित किया। इसमें पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और दिल्ली में G20 के सफल आयोजन से देशवासियों के जुड़ाव को लेकर बातें की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनके बारे में देश के हर हिस्से से, समाज के हर वर्ग से, हर उम्र के लोगों से मुझे अनगिनत पत्र मिले हैं। पीएम मोदी ने जर्मनी की भारतीय संगीत प्रेमी कैस्मी का भी जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 ब्लॉक का पूर्ण सदस्य बनाकर अपने नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भी आने वाले समय में वैश्विक व्यापार की आधारशिला बनने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया। सबसे ज्यादा पत्र संदेश जो मुझे मिले हैं वो 2 विषयों पर बहुत अधिक है। पहला विषय है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और दूसरा विषय है दिल्ली में G20 का सफल आयोजन। देश के हर हिस्से से, समाज के हर वर्ग से, हर उम्र के लोगों के मुझे अनगिनत पत्र मिले हैं। जब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाला था, तब करोड़ों लोग अलग अलग माध्यमों के जरिए एक साथ इस घटना के पल पल के साक्षी बन रहे थे। इसरो के YouTube लाइव चैनल पर
80 लाख से ज्यादा लोगों ने इस घटना को देखा। अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि चंद्रयान-3 से करोड़ों भारतीयों का कितना गहरा लगाव है। चंद्रयान की इस सफलता पर देश में इन दिनों एक बहुत ही शानदार क्विज कंपटीशन भी चल रहा है, प्रश्न स्पर्धा, और उसे नाम दिया गया है चंद्रयान-3 महाक्विज। माय गॉव पोर्टल पर हो रहे इस कंपटीशन में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। माय गॉव की शुरुआत के बाद यह किसी भी क्विज में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है। मैं तो आपसे भी कहूंगा कि अगर आपने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है तो अब देर मत करिए। अभी इसमें 6 दिन और बचे हैं। इस क्विज में जरूर हिस्सा लीजिए। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया। भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है। लोग उसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। चीन में चल रहे एशियाई खेल में अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को एंट्री नहीं दी गई है। इसके बाद भारत सरकार ने चीन को जोरदार जवाब दिया है। खबर के मुताबिक एशियन गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे भारत के 3 खिलाड़ियों को चीन ने वीजा देने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को चीन द्वारा वीजा नहीं दिया जाना की कड़ी निंदा की है और अपनी चीन की यात्रा को भी रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि चीन का ये रवैया पक्षपातपूर्ण और ओलंपिक चार्टर के खिलाफ है और भारत को स्वीकार्य नहीं है। सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री ठाकुर ने कहा कि पूर्वोत्तर का ये राज्य भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के समर्थन में उन्होंने अपना चीन दौरा रद्द कर दिया है। भारतीय खिलाड़ियों के साथ चीन का भेदभाव सामने आने के बाद किरण रिजिजू ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। और न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर द डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की G20 की अध्यक्षता के कई पहलुओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जब दक्षिण की सहयोग की बात आती है तो नई दिल्ली ने बात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीकी संघ को स्थायी G20 सदस्य के रूप में शामिल करने की भी सराहना की और इसे शिखर सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक बताया है। Before the G20 presidency and certainly after it, we will remain very much a partner, a contributor, a collaborator, in our own way, perhaps an inspiration to others on how to address developmental challenges. Our experiences and our achievements we place before you in a spirit really of sharing. और आगरा में सत्संगियों के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर सत्संगियों ने दोबारा कब्जा कर दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो सत्संगियों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। सत्संगियों ने जो जमीन कब्जा की है वो सरकारी जमीन है। पुलिस सत्संगियों के कब्जे से जमीन मुक्त कराई, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से हटी सत्संगी फिर से जमीन पर कब्जा करने लगे। सत्संगियों द्वारा जमीन पर दोबारा कब्जे की सूचना पर जब पुलिस और अधिकारी पहुंचे तो सत्संगियों ने अधिकारियों और पुलिस पर हमला बोल दिया। सत्संगियों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में कई पुलिसकर्मी और कई पत्रकार भी घायल हुए हैं। सत्संगी बच्चों को आगे रखकर वहां बवाल कर रहे हैं और यही नहीं, सत्संगियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं पुलिस ने सेना की वर्दी में पथराव करने वाले को पकड़ा है। ये मामला न्यू आगरा क्षेत्र के दयालबाग सत्संग पीठ का बताया जा रहा है। और इसी को लेकर सीधे चलेंगे आगरा, जहां से हमारे संवाददाता विशाल गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, पथराव का आगरा में ये मामला सामने आया है, किस तरह का ये मामला है, क्या खबर है, अपडेट दीजिए हमें। ये आपको बता दें कि आज जो जिस प्रकार स्थिति सत्संगी और पुलिस कर्मियों के बीच में दिखी, पुलिस अधिकारियों के बीच में दिखी, वो बाकी डरावने वाली थी, क्योंकि लगातार सत्संगियों की तरफ से पत्थर फेंके जा रहे थे, बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे थे और कई पुलिस कर्मियों को अंदर बुलाकर मारा भी गया, घेरा भी गया, कई अधिकारियों भी चोटिल हुए। मतलब बहुत गंभीर माहौल बन गया था। आज लग रहा था
कि जो आज से तकरीबन 5 या 6 साल पहले मथुरा के जवाहर नगर में जो केस हुआ था, जिसमें कई एसीपी और कई बड़ी रैंक के अधिकारी खत्म हुए थे, ऐसा लग रहा था कहीं कुछ ऐसी घटना आज यहाँ घटित ना हो जाए। अभी क्या हालात हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे पुलिसकर्मी और पत्रकार भी इसमें घायल हुए हैं। जी बिल्कुल, बता दें, एक आगरा के कई मीडिया कर्मी इसमें जब कवरेज कर रहे थे तो उस दौरान उनके ऊपर भी पथराव किया गया, जिसमें कि मीडिया कर्मी के द्वारा ये भी बोला गया कि मैं पत्रकार हूं, तभी उसकी ना सुनी गई और वो भी पत्थरों से मारा गया। क्या अभी भी वहां पर ये झड़प चल रही है, पथराव चल रहा है, या पुलिस ने उन पर काबू पा लिया है? जी, जब पुलिस के नियंत्रण से चीजें बाहर दिखाई दी तो पुलिस ने तुरंत पीयूसी को बुलाया। पीयूसी ने अभी हाल फिलहाल स्थिति को कब्जे में काबू में कर लिया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम सत्संगियों को दिया गया है। इस पे आगे क्या फैसला आने वाला है, इसलिए 24 घंटे का अल्टीमेटम है। अभी हाल फिलहाल मामला शांत है, लेकिन अभी भी वहां पर पूरी तरीके से फोर्स बल तैनात है। क्या मामला था जिसके लिए पथराव शुरू हुआ? असल में क्या बात हुई थी वहां पर जिसके लिए इतना पुलिस फोर्स वहां पर बुलाया गया, और ये सारा मामला क्या है, थोड़ा तफसील से बताएं हमें। जी, आपको बता दूं, सत्संगियों का प्रशासन के बीच का मामला काफी अरसे से चला आ रहा है, काफी सालों से चला आ रहा है। वैसे तो ये बताया जाता है कि दयालबाग क्षेत्र के अंदर, आगरा के दयालबाग क्षेत्र के अंतर्गत कई ग्रामीण लोगों की शिकायत थी प्रशासन अधिकारियों से, सत्संगी धीमे धीमे उनकी जमीनों पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, जिसके बाद लगातार प्रशासन के पास शिकायत पहुंच रही थी। और कई मामलों में ये भी देखने को मिला कि सत्संगियों ने कई जमीनों पर कब्जा कर लिया था। अगर बोला जाए तो कई भू माफिया जिस तरह से हरकतें करते हैं, इस तरह सत्संगियों पर ब्लेम लगाया जा रहा था। और ब्लेम क्या, वो हकीकत था कि जमीनों पे सत्संगियों कब्जा है, वहां पर उनका एक अपना एक वर्चस्व है, जिसके तहत प्रशासन आज उन जमीनों जब मुक्त कराने के लिए पहुंचा तो उन पर लाठी चार्ज किया गया, बल्कि उनको पथराव किया गया, जिसके बदले पुलिस ने भी अपनी तरफ से लाठी चार्ज किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटे हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल हमारी सारी जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता विशाल गोस्वामी आगरा से, जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उस पर कब्जा किया गया, ग्रामीणों की ज़मीन पर कब्जा किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की, और प्रशासन जब वहां कार्रवाई करने के लिए पहुंचा तो जो सत्संग में लोग थे, जो सत्संगी थे, उन्होंने वहां पर पुलिस बल से झड़प की और पथराव किया उनके ऊपर, जिसके बाद पुलिस को भी मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ और खबरों की तरफ बढ़ेंगे। बरेली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने कल लखनऊ में एक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा था कि संघ के कार्यकर्ता विभिन्न धर्मों के मानने वालों के साथ ही मुसलमानों से भी बातचीत करें और संपर्क बनाएं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि संघ प्रमुख के इस बयान का मैं स्वागत करता हूं। इससे हिंदू और मुस्लिम के तनावपूर्ण माहौल को शांत करने में बेहतरी आएगी और देश में जगह जगह नेताओं द्वारा दिए जा रहे नफरती भाषण पर लगाम लगेगा। प्रमुख मोहन भागवत जी ने बयान दिया है और अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि वो मुसलमानों से संवाद कायम करें और बातचीत करें, उनसे राब्ता और ज़ाब्ता मजबूत बनाएं। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। देश में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, तो इस तादाद से बैर रख करके या नफरत फैला करके देश को तरक्की पे नहीं लाया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि हुकूमत और आरएसएस के दरमियान मुसलमानों के साथ डायलॉग का सिलसिला शुरू किया जाए और बातचीत की जाए, ताकि एक अच्छा माहौल और वातावरण बने। खुशहाल माहौल में और राजस्थान में आने वाले दिनों में चुनाव हैं, इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान जनहित के मुद्दों को लेकर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने जानकारी दी। प्रधानमंत्री 2013 में खींवसर में 2 मीटिंग करके गए थे। जमान जब हुई थी बीजेपी की मेरे सामने 2013 के एमएलए चुन, गुजरात के सीएम थे। वो तो अभी शासन चुनाव को लेकर जो हमने आंदोलन किया और उसमें उनको बोलना चाहिए था। मैं तो मैसेज कर, मेरी बात तो उनसे होती नहीं आजकल, क्योंकि जब से उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो कांग्रेस में ही रहूंगा, पहले तो बड़ी बड़ी बात करते थे। जो भी उनकी मजबूरियां रही, राजनीतिक मजबूरियां, मेरा कोई इनसे इतना संपर्क नहीं, मैं उनके साथ थोड़ी पढ़ा स्कूल कॉलेज में, मेरे दोस्त। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला कोटा विधेयक को क्रांतिकारी बताया। जो बिल करीब 3 दशकों से अधर में लटका हुआ था, उसे संसद के दोनों सदनों ने विशेष सत्र के मंजूरी दे दी है। ये एक क्रांतिकारी कदम है। राजस्थान के जयपुर में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि वास्तव में हम सभी के लिए और विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक खुशी का क्षण है। जल्द ही ये बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और जल्द ये लागू होगा। स्पष्ट प्रावधान है, उनको शायद कैसे उन्होंने क्या वो हमारे जेपी नड्डा जी ने कहा भी था कि भाई क्या ये आप कहां से पढ़ के आ गए, 3 यूपीसी के सेक्रेटरी है, कहां है इसका बताओ। आज भी बोला था नहीं क्या, यहाँ भी बोल गए होंगे सर। हाँ, यहाँ भी बोल गए। और ये अपनी सरकार की आलोचना करके ये भी पता नहीं चलता है सेक्रेटरी का बनता है 90 के बैच का बाद में 90, 91, 92 वाला आदमी। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने मध्य प्रदेश में अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार अवैध खनन रोकने में नाकाम रही है। यहां खनन रोकने वालों की सांस रोक दी जाती है। ये सरकार ऑफ द माफिया, फॉर द माफिया और बाय द माफिया है। लोकतंत्र में वैसे तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल की सरकार होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो ऑफ द माफिया, फॉर द माफिया और बाय द माफिया की सरकार है। बबेले ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण में मध्य प्रदेश में अवैध खनन चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि उनके पूर्व संसदीय क्षेत्र विदिशा में चल रहे पहाड़ों के अवैध खनन के पीछे किन किन नेताओं का हाथ है। आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग यहाँ मजे के लिए नहीं बैठे। आप मजे के लिए बैठे होंगे, आपको मुबारक हो, लेकिन नहीं, आपने पूछा, हम मजे के लिए नहीं बैठे हैं। हम तो मध्य प्रदेश की धरती माता की छाती चीर के जो अवैध खनन हो रहा है, हमारे बच्चों के निवाला, मुंह से निवाला छीन के जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके मामले में आपकी आवाज़ से मेरी आवाज़ और मेरी आवाज़ में आपकी आवाज़ मिलकर एक समूह आवाज़ बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। इतने सारे मुद्दे शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश को दे दिए हैं। बाराबंकी जिले में आज से भगवान आदिकवि महर्षि वाल्मीकि के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 22वां क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 आयोजित किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भाजपा सांसद ब्रजभूषण ने किया। इस दौरान अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहने वाले बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज एक बार फिर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन समेत सारे गेम्स खेल सकते हैं और अगर जरूरत पड़ गई तो वो मारपीट भी कर सकते हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिल रहा है, इस पर सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका टिकट कौन काट सकता है। इस दौरान बाराबंकी से भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत, हैदरगढ़ के विधायक दिनेश रावत समेत तमाम लोग मौजूद रहे। बाराबंकी स्टेडियम के अंतर्गत वाल्मीकि समाज के द्वारा और अन्य समाज के सहयोग से 22 साल से यहाँ पर क्रिकेट की प्रतियोगिता चल रही है और उस प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ के जो आयोजक हैं उन लोगों ने बुलाया था, उसी में हम आज आए हैं। देखिए, कल एक बात चली थी पार्लियामेंट के अंदर और विधुड़ी जी के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जो आपत्तिजनक हैं और जिसको पूरे देश ने कंडम किया है और यहाँ तक कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने हाउस में इस बात के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने खेद व्यक्त किया है, लेकिन मैंने ये कहा है कि क्या नाम है एमपी साहब, दानिश अली जी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। मैं 6 बार से इस लोकसभा का सांसद हूँ और इस बार जितनी रनिंग कमेंट्री दानिश अली करते हैं, उतना रनिंग कमेंट्री करते हुए मैंने किसी को देखा नहीं और इसीलिए मैंने कहा कि उनको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि प्रधानमंत्री के भाषण पर भी बोलेंगे, गृह मंत्री के भाषण पर भी बोलेंगे, मतलब टिप्पणी करेंगे, रनिंग कमेंट्री लगातार वो करते हैं। और शायद ये जो घटना घटी है उसके अगर जिम्मेदार विधुड़ी हैं तो उसके जिम्मेदार दानिश अली भी है। आप इलेक्शन जो आने वाला है, मोदी आपको टिकट मिल रहा है, कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे?
काट लेना। और लोकसभा में 21 सितंबर को बीएसपी सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है। विपक्ष एकजुट है और बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इसी क्रम में जौनपुर के बसपा नेता सलीम खान ने विरोध जताते हुए कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जहां देश G20 के आयोजन से गर्व महसूस कर रहा है, तो वहीं इस हरकत से शर्म महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं और उनके मंत्रीगण कुछ और करना चाह रहे हैं। ये बात उन्होंने कही है। ये कहिए कि शर्मसार जो जबान से उन्होंने शब्द बोला। हम लोग तो अपने राजनीतिक करियर में हम भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से जौनपुर से, और इस तरीके का वक्तव्य या इस तरीके की भाषा का जो प्रयोग उन्होंने किया है, ऐसा लगता है कि इसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने बार बार कहा कि आतंकवादी आतंकवादी, तो कहीं न कहीं महसूस होता है कि बार बार झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच साबित हो जाए और एक आतंकवादी का ठप्पा हर मुसलमान पे लगा दिया जाए। वो सांसद है, IAS है, PCS है, कोई किसी तरीके का कोई मतलब क्या कहा जाए आपको। आप तो देख ही रहे G20 सम्मेलन हुआ, हम लोगों को भाई सर ऊपर हुआ। चलिए देश में इतने बड़े प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो ये बयान आया इस पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाला से तो यही लग रहा है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जामई का बस्ती में एक गरीब बेटी के रेप पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि बस्ती में निषाद समाज की बेटी का उनके पति के सामने दबंगों ने रेप किया, पीड़िता ने जहर खा लिया, उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ हर दिन की कहानी है। यूपी में यमराज कहाँ हैं जो बुलडोजर से न्याय करते हैं। गरीब निषाद परिवार की बेटी के साथ हुआ। उत्तर प्रदेश को उसने झकझोर दिया है। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वंदन की बात कर रहे हैं, जब महिला आरक्षण में दलितों पिछड़ों के अधिकारों पे आक्रमण पूरा देश के सामने आया, बस्ती में एक निषाद बेटी का रेप हुआ, वो भी उसके पति के सामने, और वो इस सदमे से उसने आत्महत्या कर ली और वो बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या यही जेंडर जस्टिस है? क्या यही न्याय है हमारी बेटियों के लिए? और विशेषकर जो दलित हैं, अति पिछड़े हैं, जिनका पुलिस थानों में कोई सुनने वाला नहीं है, जिनका कोई दुख दर्द नहीं सुनने वाला है, तो सवाल ये है कि निषाद समाज को ना उनको आरक्षण दिया, निषाद समाज को ना उनकी बेटियों को न्याय मिला। तो मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया और विपक्ष के नेताओं का निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहकर भी मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी की तीसरी बार सरकार बनने से रोक नहीं सकता। उसे इतनी कठोर और इतनी जल्द से जल्द कानून के हिसाब से सजा दिलाने का काम किया जाएगा। अगर वो जांच में सच पाया जाता है तो ऐसे अपराधी को ऐसा दंड दिला करके यह संदेश सरकार के माध्यम से हम लोग देने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से किसी को सताने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में संभव नहीं है। जो ऐसा करेगा वो भरेगा और उसको बहुत कठोर सजा देनी है। और बांदा जिले के बबेरू कस्बे के मुख्य चौराहा में गणेश उत्सव समिति के द्वारा जिला स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर में से 32 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। वहीं नृत्य प्रतियोगिता में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गणेश उत्सव समिति के तत्वावधान पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता था और इसमें 34 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें एक प्रतिभागी किसी कारणवश अनुपस्थित रहा। और इसका जो पुरस्कार एवं सम्मान समारोह होगा वो 8 अक्टूबर 2023 को होगा श्री मैरिज हॉल से। और इस कार्यक्रम में सभी हमारे जो सहयोगी साथियों ने सहयोग किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गणेश उत्सव समिति के तत्वावधान पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता था और इसमें 34 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें एक प्रतिभागी किसी कारणवश अनुपस्थित रहा। और इसका जो पुरस्कार एवं सम्मान समारोह होगा वो 8 अक्टूबर 2023 को होगा श्री मैरिज हॉल से।
और इस कार्यक्रम में सभी हमारे जो सहयोगी साथियों ने सहयोग किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आज एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। 11 राज्य के यात्रियों को मिलेगा फायदा। पीएम मोदी ने की आज मन की बात। बोले चंद्रयान 3 के बाद G20 ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना किया। भारतीय खिलाड़ियों के साथ चीन का भेदभाव। एशियन गेम्स में नहीं दी एंट्री। किरण रिजिजू ने जाहिर की नाराजगी। बसपा सांसद दानिश अली पर भी गिर सकती है गाज। पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर लगा आरोप। और ज्योतिषी की सलाह पर बनाया गया नया संसद भवन। सामना में संजय राउत का तंज। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।